नमस्कार, मैं प्राची शर्मा बीएम इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अहमदाबाद में फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी की तरह से काम करती हूँ। इसके साथ ही मैं ओपीडी के अंदर और सारी जो मेंटल हेल्थ सर्विसेज हैं उसको भी ऐड करती हूँ। यहाँ पर आज मैं पिछली सीरीज़ में जैसा कि मैं आप लोगों से बात की थी ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के केस में शुरुआत से अगर हम कोई भी इंटरवेंशन स्टार्ट नहीं करते हैं, उसकी पहचान करके अगर हम उसको सही ढंग से मैनेज करने की कोशिश नहीं करते हैं तो बच्चे के लिए आगे के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बन सकता है। यहाँ पर इंटरवेंशन पार्ट पे आज हम बात करेंगे आप लोगों से, जिसके अंदर अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जो बच्चे ऑटिज़म के साथ में होते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ में, उन बच्चों को हमें अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के ज़रिए ही ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमें सबसे पहली ज़रूरत होती है कि हम एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करें। सिस्टमेटिक अप्रोच खास करके अगर कहूँ तो जो बच्चों के अंदर जो करंट कंडीशन होती है उनकी कॉग्निटिव स्किल हो या सोशल स्किल हो या कम्युनिकेशन स्किल हो, जो कि ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो हमने जैसे लास्ट उसमें बात किया था कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ये तीनों एरियाज़ जो हैं वो थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शंस के साथ में देखने को मिलते हैं और अगर समय के साथ में इनको हम सही ढंग से मैनेज नहीं करें तो ये परेशानी बढ़ सकती है। यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों का जो सोशल इंटरेस्ट है उसको हम समझें और किस तरीके से हम उनके इंटरेस्ट को समझते हुए उसमें एक थोड़ा एडिशनल इंटरवेंशन के अप्रोच को यूज़ करते हुए हम उनको वो स्किल समय रहते सिखा सकें, जिससे कि सबसे बड़ी जो ज़रूरत होती है कि बच्चे लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, उनका इंटरेस्ट जो है वो सेल्फ सेंटर्ड ना हो करके लोगों के साथ में इंटरैक्ट करने का अप्रोच उनका बढ़े। इसके ऊपर काम करने का मेन उद्देश्य जो है वो अगर देखा जाए तो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस का यही है कि बच्चों को जो प्रैक्टिकल स्किल्स आनी चाहिए खास करके सोशल एंड कम्युनिकेशन एरियाज़ में, और जिसकी वजह से उनके अंदर जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, जो उनकी समझदारी के विकास में जो आ रहे बाधाएं हैं वो कैसे कम हो सकें, इसके ऊपर ही काम करते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के ज़रिए या उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए। इस टेक्निक की अगर हम बात करें कि ये टेक्निक कब और कैसे कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, तो ये टेक्निक बेसिकली अगर कहा जाए तो जो लर्निंग थ्योरीज़ हैं उसमें भी खास करके अगर मैं बोलूँ तो इनसाइट को, लेकिन इनसाइट के साथ में जो बिहेवियरल अप्रोच है या फिर जो कॉग्निटिव अप्रोच है, कॉग्निटिव अप्रोच के अंदर अगर मैं खास करके अगर मैं बोलूँ यहाँ पर तो कंडीशनिंग के थ्रू हम बिहेवियर को सेट करने के साथ में ये धीरे धीरे वो सूझ डेवलप करना शुरू करते हैं बच्चे के अंदर, जो कि बच्चे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ग्रसित हैं। उन बच्चों के अंदर हम एक समझ पैदा करने की कोशिश करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर टास्क को या उस सिचुएशन को किस तरीके से समझ सकें और उसके साथ में उसके लिए एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है वो क्या हो सकते हैं उसको वो अप्लाई भी कर सकें, या फिर उसको वो लोगों के सामने किस तरीके से इंटरैक्ट करना है, अपनी स्किल्स को वो लर्न करने के साथ में उसको अप्लाई कर सकें। यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी बात है कि बिहेवियर को खास करके अगर हम ध्यान देते हैं कि बिहेवियर क्या है, किस तरीके से बच्चा कर रहा है, क्या वो सिचुएशन के साथ में मैच होता हुआ दिख रहा है या किसी कारण से उसके अंदर थोड़ा डेविएशन पाया जा रहा है, इस पर बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं वो पास्ट में की जा चुकी हैं। तो 1968 में बेयर, वुल्फ एंड रिजले, इन तीनों लोगों ने मिलकर के एक ऐसी शुरुआत किया कि अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस जैसा कुछ होना चाहिए जिसमें कि हमें खास करके बच्चों के जो बिहेवियर हो रहे हैं, जिनको हम जब ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें कितनी करेक्शंस या कितनी प्रोग्रेस की चांसेस हैं, कितनी प्रोग्रेस होती हैं, और उसके बाद उसको एनालाइज करके हम अगले स्टेप की तरफ ध्यान दें। अगर हम अलग अलग स्ट्रेटजी अपनी यूज़ करते हैं, अलग अलग तरीके से हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं बच्चों की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, तो ये देखने को मिलता है कि बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। और किस टेक्निक को हम किस सिचुएशन में अप्लाई करें, ये सारी जो बातें हैं ये रिसर्चेस के थ्रू हम अलग अलग जो इसके अंदर जो हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं उसको सपोर्ट करती हुई मिली हैं। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में अगर हम जाएं, उनके एक एक लेवल की बात करें, एक एक कंपोनेंट की बात करें,
तो अप्लाइड शब्द यहाँ पे अपने आप में ये चीज़ शो करता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में किस तरीके से कोई भी बच्चा किसी भी स्किल को लर्न कर सकता है, लर्न करने के साथ में वो किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकता है, इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस एबीए के अंदर दिया जाता है। और साथ में अगर एक तरीके से कहा जाए कि एक बच्चे के अंदर वो स्किल हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के थ्रू, जो कि बच्चे को अलग अलग सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है उसके लिए वो इंडिपेंडेंट बनाए। बिहेवियर, बिहेवियर जैसे शब्द से ही बहुत क्लियर है। बिहेवियर अपने आप में जो हमें दिखाई देता है, जो लोग हमारे आसपास सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस में बिहेवियर जो है वो ऐसा है जिसको कि हम हर बार एक सिस्टमैटिक पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारी कोशिश होती है कि जो बिहेवियर एक आउटकम के तौर पे हमें दिखाई दे रहा है उस बिहेवियर को हम मेज़र कर सकें, उसमें कितना चेंज आया है उसको हम इवेल्युएट कर सकें, और उसके इवेल्युएशन के साथ में हम ये जान सकें बच्चे को जो सेम स्किल है जब हम सिखाते हैं तो वो इफ़ेक्टिव है या फिर उसमें थोड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है। ये बिहेवियर का मेज़रमेंट जो कि अहम रोल रखता है इस केस में, जबकि हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस बच्चे के ऊपर करते हैं या अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के जरिए हम बच्चे को कोई ट्रेनिंग देते हैं। थर्ड आता है पॉइंट जो कि एनालिसिस है। यहाँ पर एनालिसिस ये बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि मैं बिहेवियर की अभी बात की हूँ। अगर बिहेवियर की प्रोग्रेस को हम मेज़र नहीं करेंगे तो हमें बिहेवियर में क्या चेंजेस आए वो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन एनालिसिस में हम प्रोग्रेस को मेज़र करने के बाद उसमें और क्या चेंजेस ला सकते हैं, हम उस बात को एनालाइज करते हैं कि बच्चे में ये जो रेट ऑफ चेंज है या फिर जो मॉडिफिकेशन आ रहा है बिहेवियर के अंदर, वो बदलाव किस तरीके से अगर हम कुछ चेंजेस लाएं तो और भी ज़्यादा संभव है, या फिर एक जितना हो सकता था ऑप्टिमम लेवल पे हम चेंज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, या फिर उसके कोई और नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाई दे रहे हैं जो टेक्निक हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हम समझते हुए अगर बच्चे को अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के टेक्निक के यूज़ के साथ में अगर हम ट्रेनिंग देते हैं तो एक ही समय पर हम बच्चे को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में किस तरीके से बिहेव करना है, कितने बदलाव जो हैं वो संभव हैं, और जो बदलाव संभव हैं उनमें किस तरीके से हम और ज़्यादा सुधार करके उसको सही डायरेक्शन में ले जा सकें, इसकी एनालिसिस ये मेन एम होता है। इनको ध्यान में रखते हुए उसको ट्रेनिंग देते हैं। बेसिकली अगर हम प्रिंसिपल की बात करें कि एबीए जो है वो किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, प्रिंसिपल्स में स्टेप्स वाइज अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँ तो यहाँ जो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हमें ये पहचान करना बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को कौन सी स्किल सिखाना चाहते हैं या बच्चे में कौन सी स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, बच्चे को किस तरीके से हम कौन से बिहेवियर को कितना सुधारना चाहते हैं या छुड़ाना चाहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों ही डायरेक्शन में हमें चलने की ज़रूरत होती है। कुछ बिहेवियर जो कि प्रॉब्लमेटिक होते हैं उनको हमें कम करने की ज़रूरत होती है, कुछ बिहेवियर जो कि और ज़्यादा अच्छी तरीके से आने चाहिए बच्चे को, जो कि स्किल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर भी हम काम एबीए के अंदर करते हैं। बेसिकली आइडेंटिफाई करना कि हमें करना क्या है, उस हिसाब से अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना, और सेट करने के साथ हम किस तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को अटेंड कर पा रहे हैं, मतलब हम कितना अचीव कर रहे हैं, उस बिहेवियर को हम कितना सिखा पा रहे हैं बच्चे को, इस बारे में हमको समझ बनानी पड़ती है। उसके बाद सेकेंड लेवल की बात करूँ तो फंक्शनल रिलेशनशिप, जो बिहेवियर को लेकर कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि बच्चों की डे टू डे लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हों। फंक्शनल रिलेशनशिप विद वेरिएबल्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो वेरिएबल्स मतलब हमारे जो चारों तरफ जो भी लोग हैं या जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है, इसमें बच्चा किस तरीके से कोई अच्छा बिहेवियर या गलत बिहेवियर सीख रहा है, या उसको वो प्रैक्टिस चूँकि नहीं मिल रही है तो वो बिहेवियर वो धीरे धीरे छोड़ रहा है। ये सारे जो एक्सपोज़र की बात है, किस तरीके से हम उसमें चेंजेस ला सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट जो है वो बच्चे के बिहेवियर पे हम कैसे देख सकते हैं। बिहेवियर इन द सेंस बच्चे की कॉग्निटिव स्किल भी हो सकती है, बच्चे का जो सोशल स्किल है या कम्युनिकेशन स्किल है, ये सारे कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, और
इस चीज़ को हम किस तरीके से कंट्रोल करें, किसी फैक्टर को, किसी वेरिएबल को, या किस तरीके से हम उसको ज़्यादा एक्सपोज़र दें उस वेरिएबल के साथ में बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चा अच्छी तरीके से कोई भी काम जो भी वो करना चाहता है या जो उसको नहीं भी पता है जो हम उससे कराना चाहते हैं, वो संभव तब हो सकेगा जब हम उसको उस तरीके का एटमॉस्फेयर उस बात को समझते हुए दे सकें कि किसी बिहेवियर के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। इन सारी बातों को जब हम ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पर सोशल एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो उसकी क्या नीड है, क्या कोई बिहेवियर सोशली कितना सिग्निफिकेंट है या कितना एक्सेप्टेबल है, और किस लेवल तक एक बच्चे को ये बातें जानने की ज़रूरत है। उस लेवल तक हमें ये भी प्लान के अंदर अपने ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को हम वो सारी बातें उस लेवल तक सिखाएं जो कि उसके लिए अभी उसके हिसाब से ज़रूरी है, जिससे कि वो नॉर्मली फंक्शन कर सके या लोगों के बीच में कम्युनिकेशन या सोशल स्किल्स अच्छी तरीके से दिखा सके। ये 3 बातें जिसमें कि हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, जो भी बिहेवियर है उसके जो कारण हैं, जो फैक्टर्स हैं, उनको हम वेरिएबल्स के फॉर्म में उसको समझ पाना और उसको सेट कर पाना, ये सारी बातों के साथ में जो फाइनल स्टेप है एबीए के अंदर, ये सारे बिहेवियर हमें एनालाइज करने की ज़रूरत है। कैसे हम कारणों की भी पहचान करें और कैसे उसके रिजल्ट की भी हम पहचान करें कि वो क्या क्या फैक्टर्स के साथ में सपोर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि एनालिसिस जो हम करते हैं बिहेवियर की, उसमें क्या सपोर्टिंग फैक्टर्स जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हमको एंटीसीडेंट क्या है, मतलब जो कारण बन रहे हैं वो फैक्टर्स क्या हैं जिसकी वजह से कोई बिहेवियर हो रहा है, और उस बिहेवियर के घटित होने के बाद उसके परिणाम जो हो रहे हैं वो क्या हैं। परिणाम मतलब यहाँ पर अगर एक बच्चे ने किसी बात पर उसको गुस्सा आया और उसने गुस्सा किया तो कोई तो वजह होगी, लेकिन गुस्सा करने के बाद उसके पेरेंट्स ने उसको क्या प्यार से समझाया कि यहाँ पर तुम्हें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, ये सही है या गलत है, या फिर उसको उन्होंने उस समय नहीं दिया, सिर्फ डांट कर छोड़ दिया। तो कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम रोल रखता है कि वो बिहेवियर बच्चा किस तरीके से सीखेगा, गलत तरीके से समझेगा या उसको सही तरीके से उस बात को हम समझा करके सही एक्सपोजर के थ्रू सही कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यहाँ पर हम उसको, चूँकि हमने बताया कि ये बिहेवियर क्यों गलत है क्यों सही है, उसके हिसाब से बच्चे को हम आगे अच्छी ट्रेनिंग के हिसाब से हम तैयार करते हैं, या फिर हम अनजाने में किसी तरीके का गलत एक्सपोजर दे करके बच्चे को उस प्रॉब्लम बिहेवियर को या तो बढ़ने में हम मदद करते हैं, या फिर हम सही स्किल ट्रेनिंग बच्चे को मिल सके इसमें एक रुकावट की तरह से बन जाते हैं। तो ये बातें हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि हम बेसिक प्रिंसिपल्स के तौर पर अगर कहें कि हम जब एबीए अप्लाई करते हैं तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है।